यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में 8 मार्क के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में भी 8 मार्क के लिए इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर बिकम्स अ न्यूली लॉन्च्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, दो शब्दों का खेल, पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक यानी सरकार इकोनॉमिक्स की भाषा में, और फाइनेंस यानी हिसाब किताब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा। तो बेसिकली व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? तो पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट सरकार का हिसाब किताब, सरकार का इनकम, सरकार का एक्सपेंडिचर और सरकार का कर्जा। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया इस चैप्टर में आप सीखते हैं अबाउट the government's expenditure यानी public expenditure. You will learn about सरकार का income यानी public revenue, and you will also learn about the loans and debt which is taken by the government. Also how this all is managed, that is through budgets. Every year in our country, हर फरवरी हर साल बजट आता है, अभी कल परसों भी आया है, और उसी प्रकार ये बजट ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके जरिए ही पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से एकदम काम आसान करते हुए फाइनेंस को मैनेज करता है। आज इस चैप्टर के 3 आंसर्स अपन पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से, शॉर्ट कोड्स के साथ। सब लोग हैंडबुक में नोट्स बनाते चलो, लिखते हुए चलो, ताकि इजीली आप ये 3 आंसर्स के जरिए पूरे चैप्टर को कवर कर सके। सबसे पहला आंसर जो हमारे सामने है वो है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने बोला है, चैप्टर का सबसे मेन कंटेंट जो है वो सरकारी खर्चा, सरकारी इनकम, सरकारी लोन, सरकारी बजट है। तो पहला टॉपिक जो यहां पर है वो है सरकारी खर्चे के बारे में, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और क्वेश्चन भी बड़ा इजी है और सिंपल सा है। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक, सरकारी खर्चा बढ़ क्यों रहा है? क्वेश्चन समझो, सरकारी खर्चा बढ़ क्यों रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पब्लिक एक्सपेंडिचर? तो कहानी बहुत सिंपल सी है। पहले की सरकारें जो होती थी अर्नव, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करती थी। लेकिन ऑब्लिगेटरी फंक्शंस यानी डिफेंस, मिलिट्री, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर ध्यान देना। आज की मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो सरकारें आई हैं उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, और इसीलिए सरकार को ऑब्लिगेटरी के साथ साथ ऑप्शनल फंक्शंस भी पूरे करने पड़ते हैं। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस वही जो मैंने कहा, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वॉर एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री, अलग अलग हथियार, गोला बारूद, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड खर्चा वो ऑब्लिगेटरी में आता है। बॉर्डर को सिक्योर करना है, ये हमारे एक्सपेंडिचर में आता है ऑब्लिगेटरी वाले। लेकिन जो हमारा ऑप्शनल फंक्शंस है, जो ऑप्शनल जो फंक्शंस है, उसमें एजुकेशन, उसके अंदर हॉस्पिटल्स यानी हेल्थ से रिलेटेड, और ये सारे खर्चे जो हैं अक्सर ऑप्शनल फंक्शन में आते हैं। तो मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो सरकारें हैं ये देखती है ना लक्षा, ये ऐसा देखती है कि आदमी गलत बोल रहा है कुछ। नहीं, काटने की जरूरत नहीं है, लक्षा हमारी टॉपर है। कमेंट ओपी लक्षा इन कमेंट सेक्शन प्लीज। तो दोस्तों, आजकल की मॉडर्न डे सरकारों को ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल फंक्शन दोनों निभाने हैं, दोनों पूरे करने हैं। सरकार को ऑब्लिगेटरी फंक्शंस तो निभाने ही पड़ते हैं बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, और साथ ही साथ एजुकेशन फैसिलिटी आज देनी पड़ती है, हेल्थ फैसिलिटीज आज देनी पड़ती हैं, रोड बनाने हैं, रेलवे चलानी है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार को आज देनी पड़ती हैं अपने नागरिकों को। और इसीलिए सरकार का एक्सपेंस जो है वो अब पहले से ज्यादा ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है सरकार का खर्चा। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देश की आबादी भी बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है, और इसकी वजह से खर्चा भी बढ़ रहा है। चलिए इस आंसर की शुरुआत करते हैं। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, यानी सरकार द्वारा या सरकारी अथॉरिटीज द्वारा किए गए खर्चे को पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या लोकल बॉडीज हो, सेंट्रल, स्टेट या लोकल, हमारी महानगर पालिकाएं, जिला परिषद वगैरह,
तो यहां पे याद रखिए ये खर्चे जो हैं दे आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, फॉर सैटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स एंड फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी, आंसर का नाम सर डीजी। एस फॉर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, पहला रीजन फॉर ग्रोथ इन खर्चा, एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, तो आंसर है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। इजी पॉइंट है, डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रही है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कंडक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमारे देश में आए दिन इलेक्शंस होते रहते हैं, कभी भी इलेक्शंस होते रहते हैं, बार बार लगातार आप देखते हो, इस राज्य का खत्म तो उस राज्य का शुरू, आज महाराष्ट्र में तो कल यूपी में, परसों बिहार में, कुछ महीनों बाद वेस्ट बंगाल में, तो कभी झारखंड में, तो कभी अलग अलग जगहों पर देश में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। साथ ही साथ नगर पालिकाओं के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, ये भी हमेशा लोकल बॉडीज के शुरू होते हैं। और 5-5 साल में लगातार इलेक्शंस होना ये डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। अब इलेक्शंस फुकट में तो नहीं होते, इसके लिए पैसा लगता है, सरकारी मशीनरी लगती है, बहुत सारा तामझाम अरेंजमेंट्स करना पड़ता है और इसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है। सो स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? Majority of the countries in the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive. ऐसी सरकार बहुत एक्सपेंसिव होती है ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस एंड अदर सच एक्टिविटीज। इसकी वजह से खर्चा बहुत है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। पहला पॉइंट समझा क्या? इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर डीजी, क्वेश्चन का नाम है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, आंसर का नाम सर डीजी, सर डीजी। आई फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहले हमारा देश खेती प्रधान देश था, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, एग्रेरियन इकोनॉमी, लेकिन अब धीरे धीरे हम इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं और इसकी वजह से बहुत पैसा वहां पर भी जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ओवरऑल ग्रोथ भी होता है। हेंस द गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कई करोड़ों के बजट के अंदर प्रावधान बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रीज को पैसा अलॉट किया जाता है, स्पेशल सेक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाता है और ये सारा पैसा जो है दोस्तों इंडस्ट्रीज पे लगाया जाता है, वो सरकारी तिजोरी में से ही जाता है एंड दैट इज व्हाई इट आल्सो लीड्स टू ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझा? आर से सॉरी एक और आई है, यहां पे एक और आई है, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। टोटल 3 आई है दोस्तों, 4 आई है, क्या बात है, वाह। इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैंने शुरुआत में इंट्रो में ही बोला हंसते हंसते कि ऑब्लिगेटरी फंक्शन है और ऑप्शनल फंक्शन भी है। एज मेंशन्ड अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे एजुकेशन स्प्रेड करना, हेल्थ के लिए काम करना, पब्लिक वर्क, पब्लिक रिक्रिएशन। तुमने सरकारी उद्यान गार्डन्स वगैरह देखे होंगे अपने अपने लोकेलिटी में, एक नगर पालिका का गार्डन होता ही है, तो ये रिक्रिएशन के गार्डन्स हैं। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सरकार बनाती है और अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है सोशल वेलफेयर के लिए। इट इज ऑब्जर्व दैट न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूअसली बीइंग अंडरटेकन एंड ओल्ड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली। पहले जो फंक्शन थे वो तो है ही, वो और अच्छे से करने पड़ रहे हैं और नए नए फंक्शंस भी अब जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए एक्टिविटीज सरकार की बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ेगा ही। इजी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आई से इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, सर डीजी के अंदर आई से इंक्रीज इन डिफेंस, हमारा डिफेंस पे खर्चा भी बढ़ रहा है। मिलिट्री अपनी बहुत मजबूत, हमेशा मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को देने वाली होनी चाहिए। मिलिट्री के पास हथियार, गोला बारूद
ये बहुत आधुनिक होने चाहिए, अत्याधुनिक होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होने चाहिए। अगर हमारी मिलिट्री के पास प्रॉपर हथियार गोला बारूद नहीं है, प्रॉपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, बमबारी के लिए गोली बारूद नहीं है, तो फिर हम दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो वॉर हो या ना हो, डिफेंस का खर्चा हमेशा लगा ही रहता है, इवन एट पीस टाइम ऑल्सो, क्योंकि कब क्या हो जाता है, कोई किस पे क्या कर देता है, ये कोई बोल नहीं सकता। और इसीलिए पीस टाइम में भी ये खर्चा हमेशा करना पड़ता है। जब भी आप देखते हैं कि कोई कंट्री कुछ नया करती है, तो दूसरे कंट्रीज भी वही टाइप का मिसाइल डेवलपमेंट, उससे थोड़ा और बेहतर मिसाइल डेवलपमेंट या रॉकेट लॉन्चिंग, ये सब टेस्टिंग करते रहते हैं ताकि वो एक दूसरे से आगे बने रहें। दोस्तों, in modern times, defense expenditure of government is increasing even in the peace time due to unstable and hostile relationship. अनस्टेबल है, अस्थिरता है, कब पाकिस्तान क्या कर देगा मालूम नहीं, कभी चाइना को क्या हो जाएगा पता नहीं। तो हमेशा हमें अपने दम पर लड़ने के लिए रेडी रहना पड़ता है। अंडरस्टूड? देन आई से इन्फ्लेशन, दोस्तों महंगाई की मार, महंगाई डायन खाए जाते। इन्फ्लेशन जो है दोस्तों, ये एक बहुत भयंकर चीज है। प्राइजेस भी तो बढ़ते जा रहे हैं, जितना आम नागरिक के ऊपर भाव का, प्राइजेस का असर पड़ता है, सरकार पे भी पड़ता है। हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, सरकार को भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पड़ते हैं। तुम बोलोगे किधर, मैंने तो नहीं देखा सरकार को बाजार में। लेकिन दोस्तों, सरकार जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, जैसे ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कम प्राइस में कोट हो जाता था, अब उसी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइसेस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिज जो बनाने वाला है वो सीमेंट लाएगा, तो सीमेंट उसको अब पहले से महंगी मिल रही है, जो भी रॉ मटेरियल लगने वाला है वो पहले से महंगा मिलने वाला है, तो अब पहले से ज्यादा कोट हो रही है चीजें। एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ट्रबलिंग द गवर्नमेंट एज वेल, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नॉर्मली प्राइसेस शो अ राइजिंग ट्रेंड, भाव हमेशा थोड़े थोड़े बढ़ते ही हैं, ये ट्रेंड है। एंड दैट इज व्हाई यहां पर भी सरकार को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर से एक बार आप जरा ध्यान से अगर देखें, सर डीजी में एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी है, आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आई से इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज है, देन आई से इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड आई फॉर इन्फ्लेशन। इतने पॉइंट समझ में आ रहे क्या? क्वेश्चन का नाम क्या है? रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रीजंस फॉर ग्रोथ इन, आंसर का नाम सर डीजी, सर डीजी। एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीसरा आई इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, चौथा आई इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, एंड द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इजी पीजी। 5 पॉइंट समझ रहे? यस माय डियर स्टूडेंट, सर डीजी के अंदर आखिरी 3 पॉइंट की बात करें तो आर से आता है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये एक कॉमन चीज है, पॉपुलेशन किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, ऐसा देखें तो सरकार अलग अलग तरीके की कोशिशें तो कर रही है कि आबादी को बढ़ने से रोक सके, स्टेबलाइजेशन कर सके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करे, लेकिन उसके लिए भी मानते ही नहीं, बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों पॉपुलेशन का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब जब आबादी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ने ही वाला है। पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। इन 2011 सेंसस इट वाज 121 करोड़। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज टू इनकर ग्रेटर एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये जो बढ़ी हुई आबादी है, इसको नीड्स को पूरा करने के लिए इसके हमें खर्चा करना ही पड़ता है। सर समझ रहा है? डी और जी पे आते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। दोनों इजी पॉइंट है दोस्तों। डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले कहीं भूकंप आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, कहीं कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती थी तो लोग मारे जाते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में। लेकिन आज हमने उसके ऊपर खर्चा किया। हमारी सरकार ने डिफेंस के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत एक्सपेंसेस किए। हेलीकॉप्टर सेवाएं हों, हमारे सीआरपीएफ के जवान हों,
बहुत सारी मिलिट्री है, एनडीआरएफ के लोग हैं, ये लोग क्विकली रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा मैनेजमेंट करने के लिए भी पैसा तो लगता है, एंड दैट इज व्हाई मेनी नेचुरल एंड मैन-मेड कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट एक्सेट्रा आर अकरिंग more frequently. The government has to spend a huge amount for disaster management. बहुत पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट पे सरकार को खर्चना पड़ता है। आखिरी पॉइंट है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। सर डीजी के अंदर ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग याद रखिए, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण बढ़ना। गांव था तो उतनी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शहर बनते हैं, जैसे जैसे मॉडर्न सिटीज बनती है, टाउन्स बनती हैं, तो वैसे वैसे ही बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ती हैं। गांव में सड़क नहीं भी होती, छोटी सी गली सी होती है, तो भी लोग काम चला लेते हैं, लेकिन शहरों में आपको सिटीज में रोड चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, इंटरनेट जैसी, लाइट की फैसिलिटी चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, रहने के लिए अच्छे मकान चाहिए। गांव के अंदर कम फैसिलिटीज होती हैं तो भी गुजारा चल जाता है, लेकिन शहरीकरण जैसे जैसे होता है फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए होती हैं, एंड दैट इज व्हाई ग्रोइंग अर्बनाइजेशन लीड्स टू मोर एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्चा। जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन उतना ज्यादा खर्चा। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज ग्लोबल। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई, रोड्स, एनर्जी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एक्सेट्रा। ये सारे खर्चे सरकार को उठाने पड़ते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर के 8 पॉइंट अपन ने पढ़े। ग्रोथ के रीजन, एक्सपेंडिचर क्यों ग्रो हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, उसके कारण हमने पढ़े दोस्तों। टोटल 8 रीजंस। सर डीजी फटाफट से पढ़ो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, जो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन ही ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 8 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पहले आंसर में हमने खर्चे की बात की, अब हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं। सरकारी खर्चा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी इनकम यानी रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी सरकार को पैसा कहां कहां से आता है, सरकार को पैसा कहां कहां से आता है, सरकार को पैसा कहां कहां से आता है। तो एक कॉमन जवाब यही निकल के आता है, टैक्स आता है, टैक्स आता है, टैक्स आता है, टैक्स आता है। लेकिन टैक्स के अलावा भी देयर आर मेनी सोर्सेस। तो इस आंसर के जरिए आप यही पढ़ेंगे, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस एंड मतलब सरकार के इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हैं। हाँ, मेजर सोर्स टैक्सेशन ही है, वहां से ज्यादा अमाउंट आती है, वहां से ज्यादा पैसा आता है। इस आंसर के जरिए आप सारे सोर्सेस को पढ़ेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, समझ में आ जाएगा किस तरह से सरकार को पैसे मिलते हैं, कहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, कैसे उस रेवेन्यू से देश चलता है। ओके, so basically public revenue means the aggregate collection of income, aggregate मतलब total collection of income, total collection of income with the government through various sources. Public revenue holds permanent position in the study of public finance, which is a part of study of economics. बिना रेवेन्यू के सरकार कभी भी सारे खर्चे पूरे नहीं कर पाती। हालांकि आजकल की मॉडर्न डे गवर्नमेंट में, इंडिया जैसी देश के अंदर अगर देखें तो रेवेन्यू ये खर्चे से कम ही है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हम सारे लोगों से टैक्स की उम्मीद नहीं करते, सारे लोग टैक्स भरते भी नहीं, और इसीलिए खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम ही है। इस चैप्टर के जरिए, इस आंसर के जरिए यू विल अंडरस्टैंड हाउ रेवेन्यू इज जनरेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस, आयकर भी कहा जाता है इसको, इनकम टैक्स, आप सबने सुना होगा। आय कर, कर यानी टैक्स, आय यानी इनकम। तो ऐसे अलग अलग टैक्सेस से सरकार कमाती है पैसे। आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगाकर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर सरकार थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का काम करती है। ये सारे टैक्सेस आते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। There are two types of taxes, direct and indirect, direct and indirect, direct and indirect. हम पढ़ रहे हैं sources of public revenue। पहला सोर्स है टैक्स, टैक्स के अंदर दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है, जो इनकम पे हो, वेल्थ पे हो,
जो इनकम पे हो, वेल्थ पे हो। ऐसा टैक्स दोस्तों, ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली आपके ऊपर लगाया गया है और वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और पे। जो आप पे लगा है आपको ही भरना है, आपको ही पे करना है। You are directly liable to pay that tax, and that is why it is on two things, either your income or your property, or that is your wealth. तो याद रखिए, it is paid by the taxpayer on his income and property. The burden of tax is borne by the person on whom it is levied. जिस पे लगाया गया है सरकार द्वारा, उसी को वो लेवी, उसको ही वो भरना है, उस पे लेविड है वो। As he cannot transfer the burden of tax to others, impact and incidence of direct tax falls on the same person. For example, personal income tax and wealth tax. याद रहेगा। इसके अलावा इसी में इनडायरेक्ट टैक्स भी है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में याद रखिए, इट इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज। आज हमारे देश में जीएसटी टैक्स आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंडर ले लिया है। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव फॉलन नाउ इनटू द वन कैटेगरी, दैट इज जीएसटी। और इसीलिए ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं, और जब भी आप कुछ परचेज करते हैं गुड्स या कुछ बेचते हैं, उस टाइम पे आप इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ टैक्स सरकार को पे कर लेते हैं। दोस्तों याद रखिए, इट इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी और सर्विस। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू अदर पर्सन्स। ये ऐसे केस में होता है जहां पर एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपना जीएसटी एक होलसेलर पे ट्रांसफर कर देता है, होलसेलर कई बार रिटेलर पे ट्रांसफर करता है, और फाइनली रिटेलर से वो आ जाता है कंज्यूमर्स पर। इस तरह से बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में ऐसा शिफ्ट नहीं होता। गॉट इट एवरीवन? तो ये पहला सेट है इस आंसर का, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पहला सोर्स क्या है? टैक्स। टैक्स के अंदर दो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डायरेक्टली बोर्न बाय द पर्सन ऑन विच इट इज लेविड। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स, इट कैन बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड ऑन एनी अदर पर्सन एज वेल। याद रहेगा इतना? पहला हिस्सा इस आंसर का समझ में आ रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। नॉन टैक्स नाम में ही है ना, टैक्स के अलावा, अदर देन टैक्स, which are the sources of revenue for the government? आंसर का नाम BF GF PS, 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 BF GF, BF GF PS, BF GF PS, BF GF PS। B से बोरोइंग्स, सरकार को पैसा मिलता है बोरो करके, बोरो करके, बोरो करके। सरकार को पैसा मिलता है बोरो करके, बोरो करके, बोरो करके। सरकार को पैसा मिलता है। याद रखिए दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, आजकल सरकारें जो हैं वो बिना बोरो किए चल नहीं सकती। इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल to take loans, to borrow money to run your economy. Every government does that. सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, हर सरकार लोन लेती ही है, हर सरकार को कर्जा लेना ही पड़ता है। और जब आप बोरो करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट में आता ही है, सिंपल सी बात। आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भरते हैं, लेकिन एक बार तो पैसा वो आपको रिसीव हो ही रहा है। एंड सो the government can borrow from the people in form of deposits, bonds, etc. It also gets loans from foreign government and organizations such as IMF, World Bank, etc. Loans are becoming more and more popular source of revenue for the governments in modern times. आज के इस नए दौर में लोन जो है ये एक कॉमन जरिया बन चुका है इनकम का हर सरकार के लिए। पहला पॉइंट समझ रहे हैं? BF GF PS, BF GF PS। F से फीस, फीस 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 तो भरना जरूरी है। आप लोगों ने बोर्ड के फॉर्म भरने के टाइम पे भी फीस भरी है दोस्तों? जी हाँ, मैं जानता हूं अपने क्लासेस की फीस सबसे कम है।
दोस्तों काटो 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 इसको। दोस्तों नाला सोपारा में क्या ही फीस चार्ज कर लेंगे हम लोग दोस्तों। तो फीस ये भी सरकार तक अलग अलग तरीके से पहुंचती है। दोस्तों आपने जो बोर्ड फॉर्म की फीस भरी है, while paying those board form fees, some amount of that board form fees has gone to the Maharashtra board. So it is a government authority and it has collected some fees from you for those supplements which you will get, for the barcodes, the stickers you will get, and that is why ये fees भी एक source of revenue है सरकार के लिए। A tax is paid compulsorily without any return service. टैक्स के बदले में कोई रिटर्न सर्विस नहीं है, वो तो सेवा है। आपने टैक्स भरा, आप ये नहीं बोल सकते मेरे लिए रोड बनाओ, सरकार सबके लिए रोड बनाएगी। तुमने टैक्स भरा, तुम्हारे बाप का देश नहीं हो गया, वो सबके लिए ना। तो टैक्स कंपलसरी है, उसके बदले में कोई कंपेंसेशन नहीं है। लेकिन फीस के बदले में आप चीजें मांग सकते हो। आपने एजुकेशन फीस भरी है महाराष्ट्र बोर्ड को, तो आप सप्लीमेंट मांग सकते हो, आप स्टिकर्स बारकोड्स के मांग सकते हो, होलोक्राफ्ट वगैरह एग्जाम हॉल में। समझ में आ रहे हो? क्योंकि आपने जो है फीस भरी है वहां पर। सो सिंपल सी बात है, एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस कम अंडर फीस। ये भी एक इनकम का सोर्स। BF समझा क्या एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। GF, G से गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशन, गिफ्ट ग्रांट्स एंड डोनेशन, गिफ्ट ग्रांट्स एंड। सरकार को कई डोनेशंस मिलते हैं। हमने PM केयर फंड, CM केयर फंड के बारे में सुना है। कोरोना काल में, फ्लड्स में, बाढ़, भूकंप वगैरह में कई बार सरकार को डोनेशंस मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, कई गिफ्ट्स मिलते हैं सरकार को, और सरकार होने की वजह से कई दूसरे देशों की बैंकों से ग्रांट और कंसेशंस भी मिलते हैं। ये सारे भी तो सरकार का इनकम ही है, यहां से भी तो पैसा आता ही है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दो सरकार यहां पर कमाने की नियत से ये डोनेशंस को यूज नहीं कर रही है, लेकिन जरूरत की स्थिति में जो पैसा आया है वो इनकम ही कहलाया जाता है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय सिटीजंस एंड अदर्स। द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पसेस। मतलब उनको खास अलग अलग स्कूल बनाने के लिए, इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स खोलने के लिए फॉरेन संस्थाओं से कंसेशंस और ग्रांट भी मिलते रहते हैं। फॉरेन एड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। BFG समझा? B से बोरोइंग, F से फीस, G से गिफ्ट ग्रांट डोनेशन, गिफ्ट ग्रांट्स, F से फाइन्स एंड पेनल्टी, F से फाइन्स एंड पेनल्टी, फाइन्स एंड पेनल्टी, फाइन्स एंड। आप तेजी से गाड़ी चला रहे थे, आपने सिग्नल ब्रेक कर दिया, हवलदार ने आपको पकड़ लिया, हवलदार ने इज्जत से, ईमानदारी से अगर पावती फाड़ के आपसे फाइन लिया तो वो फाइन सरकार की तिजोरी में गया। बाकी कोने कापचे में कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन अगर इज्जत से रसीद फाड़ी गई और फाइन भरा गया तो वो फाइन कहां जाएगा? सरकार की तिजोरी में जाए। ऐसे कई अलग अलग प्रकार के फाइन्स और पेनल्टीज जो है सरकार अलग अलग चीजों पे चार्ज करती है। आपने टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह नहीं भरा, उसके ऊपर फाइन लगाती है, पेनल्टी लगाती है। आपने वाटर टैक्स नहीं भरा घर का, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगाती है। अलग अलग जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं, ये भी सरकार का एक इनकम है। द गवर्नमेंट इंपोजेस फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वायोलेट द लॉज ऑफ द कंट्री। जो लॉज ऑफ द कंट्री फॉलो नहीं करेंगे उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए ये फाइन और पेनल्टी जो है चार्ज की जाती है। अंडरस्टूड दिस? फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। हाउएवर सरकार बोलती है कि इससे इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल ही अमाउंट ऑफ इनकम है, मगर इनकम तो इनकम होती है, ये भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता है। BFGF समझ रहे हैं ना? B से बोरोइंग्स, F से फीस, G से गिफ्ट ग्रांट डोनेशन और F से फाइन एंड पेनल्टी। BFGF, 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 BFGF याद रहेगा? आखिरी दो पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से। P और S, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेस। सरकारी गुड्स एंड सर्विसेस। दोस्तों, मॉडर्न गवर्नमेंट सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स। जैसे रेलवे की टिकट,
हम जब रेलवे से प्रवास करेंगे, रेलवे टिकट खरीदेंगे, तो उस रेलवे की टिकट का पैसा किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा ना। इट इज अ कमोडिटी और अ सर्विस व्हिच गवर्नमेंट इज गिविंग टू अस. A price is a payment made by citizens to the government for the goods and services sold to them. For example, railway fares, postal charges, etc. ये सारे चार्जेस के बदले में जो पैसा जाता है, उसी पैसे को फीस में उसी पैसे को सरकार जो है वो इंक्लूड करती है अपने गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर. अंडरस्टूड? लास्टली दोस्तों, स्पेशल असेसमेंट. पीएस के अंदर एस फॉर स्पेशल असेसमेंट. ये कुछ खास किस्म का असेसमेंट टैक्स है जो लोकल बॉडीज जो होती है, महानगर पालिका, नगर पालिका, वो चार्ज करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक लोकेलिटी है, कई लोग वहां पर रहने लगे हैं, आपने कई बार रिक्वेस्ट करते हुए महानगर पालिका को लेटर लिख के बोला यहां पर रोड है और इस रोड पे लाइट्स की कमी है, आप यहां पर लाइट्स लगवाइए, हमारे लोकेलिटी के लिए स्पेशली लगवाइए. अगर वो मान्यता आपको मिलती है और वहां पर नगर पालिका स्पेशली आपकी लोकेलिटी के लिए कुछ करती है, रोड बनाने का काम हो, लाइट का हो या पानी का काम हो, तो सरकार उसके ऊपर आपसे कुछ चार्ज लेती है. दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट टैक्स. क्या बोलते हैं उसको? स्पेशल असेसमेंट. और ये भी एक प्रकार की इनकम ही है. So the payment made by the citizens of particular locality in exchange for certain special facilities given to them by authorities is known as special assessment. जैसे कि local body can levy a special tax on residents of particular area where extra special facilities of roads, energy, water supply etc. are. तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स के जरिए हमने नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी देख लिया है. दोस्तों, इसमें आप अगर ध्यान से देखें, ये आंसर 8 मार्क्स के लिए आने का रीजन, तो यहां आपको टैक्सेस भी पढ़ने हैं, वो भी लिखना है, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स के सारे पॉइंट्स भी पढ़ने हैं. नॉन टैक्स के अंदर अगर आप देखोगे, स्पेशल लेवीज करके भी एक पॉइंट है एस से, और स्पेशल लेवीज जो होता है ये हार्मफुल टू हेल्थ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है. जैसे सिगरेट, दारू, बीड़ी, तंबाकू, इसके ऊपर जो टैक्स है, द कंजम्पशन ऑफ विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन, इसके ऊपर सरकार ज्यादा टैक्सेस लगाती है ताकि ज्यादा अर्न भी कर सके और डिमोटिवेट कर सके उन लोगों को जो ये कंज्यूम कर रहे हैं, बट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज. तो इस तरह से 7 पॉइंट यहां पर, 7 पॉइंट यहां पर नॉन टैक्स के, और ऊपर 2 पॉइंट्स हमने किए टैक्सेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ऐसे ही अच्छे से अगर प्रेजेंट करोगे और ऐसा आंसर अगर 8 मार्क्स के लिए आ गया तो इट इज अ लॉटरी फॉर यू, क्योंकि ये अभी तक का सबसे छोटा आंसर है 8 मार्क्स वाला. अगर आप लॉ के साथ इसको कंपेयर करोगे तो ये काफी इजीली याद भी हो जाएगा, अच्छे से लिख भी पाओगे, अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे. So, अगर ऐसे आंसर आते हैं तो ऑलवेज चूज दिस आंसर्स फॉर 8 मार्क्स. डन 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 डन. फटाफट से ये पढ़ो, पूरा आंसर लिख के प्रैक्टिस करो, फिर तीसरे आंसर की ओर बढ़ते. ओके, सो द थर्ड आंसर फॉर टुडे एंड फॉर दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. टाइप्स ऑफ बजट. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, अर्थव्यवस्था को संभालने में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है बजट. बजट के जरिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है. बजट के जरिए ही सरकार अपने रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स निकाल पाती है. कितना खर्चा इस साल होने वाला है, कितना खर्चा होगा, कितना एक्सपेक्ट कर रही है सरकार इनकम होगी, ये सारा कच्चा चिट्ठा बजट में फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश के सामने रखता है. दोस्तों, हर साल बजट आता है. एवरी फाइनेंशियल ईयर अ बजट इज प्रिपेयर्ड एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मेनली रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट एंड 2 मुख्य प्रकार के बजट्स हैं जो पेश किए जाते हैं. रेवेन्यू बजट होता है और कैपिटल बजट होता है. दोनों को ध्यान से समझिए, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. बात करें रेवेन्यू बजट की तो इसके अंदर होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और होती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू बजट में 2 चीजें पारंज है. क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस. रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस. रेवेन्यू रिसिप्ट. दोस्तों याद रखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स.
Revenue expenditure comprises of interest paid on government borrowings, subsidies, grants given to the state government. बार बार लगातार, अक्सर इसकी तुलना ऐसे ही की जाती है, बार बार लगातार घड़ी घड़ी होने वाले खर्चे, इंटरेस्ट वगैरह, और रेगुलरली आने वाली इनकम जो रेवेन्यू इनकम्स में आती हैं, और आपको रेवेन्यू एक्सपेंस में वो इंटरेस्ट पेड वगैरह जैसे खर्चे देखने मिलते हैं। ये होता है रेवेन्यू बजट। बात करें कैपिटल बजट की, तो इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। वहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस, और यहां पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंस बोल सकता है। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल वर्ड आया तभी याद रख लो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, ज्यादा बड़ा खर्चा, ज्यादा बड़ा इनकम। कैपिटल ये वर्ड ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हमने अकाउंट्स में भी ये पढ़ा है। और यहां पे भी याद रखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट लोन्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा इक्विटी होल्डिंग जब हम छोड़ देते हैं, सरकारी अपनी खुद की ही पीएसयू में से या कई इक्विटीज जो उनकी खुद की अटके हुए पैसे होते हैं वो निकाल लेती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर लेती है, डाइवर्समेंट कर लेती है, तो ऐसे में वो पैसा आता है सरकार के पास। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें सरकारी कैपिटल खर्चे की, तो यहां पर भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सरकार पैसा लगाती है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, अ ह्यूज प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ये सारे जो सरकार के खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस में आते हैं। तो बेसिकली दो बजट से, एक है रेवेन्यू बजट जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल बजट है जिसमें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स। याद रहेगा एवरीवन। नाउ वी कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ बजट। ये दो मेन टाइप्स के अलावा देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बजट्स। 3 कैटेगरीज: बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस, डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस, डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस, डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। 3 टाइप्स। यस, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ध्यान देना, एक ही लाइन में तीनों समझ जाएगा, बहुत छोटा सा आंसर, बहुत छोटा सा आंसर। Government budget is said to be balanced when revenue, expenditure are equal. खर्चा और इनकम इक्वल है, 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 खर्चा और इनकम इक्वल है। जब खर्चा और इनकम इक्वल होता है ना, तो ऐसे बजट को बैलेंस्ड बजट माना जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट रिसीप्ट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट वाज एडवोकेटेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ। पुराने इकोनॉमिस्ट ने ऐसे कॉन्सेप्ट को जो अप्रूव किया था, हालांकि आज के दौर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्री मार्केट इकोनॉमी जब होती थी, उसकी जब बातें होती थी परफेक्ट कंपटीशन वाली, प्योर कैपिटलिज्म वाली या फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, तो ऐसे में बैलेंस बजट सूट होता था। लेकिन अब आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में बैलेंस बजट पॉसिबल नहीं है। हेंस दे कैन नॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ देयर रिसिप्ट्स। सरकारें जो है, मॉडर्न गवर्नमेंट जो है, वो आज की तारीख में जो खर्चा है ना, उसके हिसाब से इनकम उनको आता नहीं है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो बैलेंस बजट नाउअडेज इन एनी कंट्री। बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, तो दूसरा है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट की जब बात आती है तो याद रखिए, ये वो बजट है जहां पे इनकम खर्चे से ज्यादा है, इनकम खर्चे से ज्यादा है। याद रखिए, when estimated government receipts are more than estimated government expenditure, जब सरकार का खर्चा कम है और उसकी इनकम ज्यादा है। खर्चा कम, इनकम ज्यादा, खर्चा कम, इनकम ज्यादा, खर्चा कम, इनकम ज्यादा। Receipts are greater than government expenditure, then it is called as surplus budget. However, a surplus budget should not be used
इन सिचुएशन अदर देन इन्फ्लेशन, महंगाई के अलावा इस बजट को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वरना लोग आलसी हो जाएंगे। लोगों को लगेगा सब तो सरकारी कर रही है, सरकार के पास बहुत पैसा है, एंड समवेयर और द अदर इट मे लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो सरप्लस बजट ये अच्छा तो लगता है कि सरकार के पास बहुत पैसा है, बट स्टिल इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल। आखिर में बात करें तीसरे कॉन्सेप्ट की, डेफिसिट बजट जो यूजुअली ज्यादातर गवर्नमेंट्स का है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी मतलब यहां पे याद रखिए, when anticipated receipts are less than estimated government expense, हमारी इनकम कम है खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है खर्चा ज्यादा है, इनकम कम, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, a deficit budget may prove useful during the period of depression, डिप्रेशन यानी मंदी के माहौल में ये जो बजट है ये बहुत काम आ सकता है। इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट लो लेवल विच रिजल्ट्स इनटू अनएम्प्लॉयमेंट, और अपने देश में भी बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, और इसीलिए डेफिसिट बजट जो है ज्यादातर अपने यहां भी देखा जाता है। तो अक्सर माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू क्लासिफाई बजट इन दिस वे ओनली। अगर टाइप्स ऑफ बजट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव टू राइट फर्स्ट रेवेन्यू कैपिटल और उसके बाद बैलेंस सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, ऐसे ही क्लासिफाई करके ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने 3 इंपॉर्टेंट आंसर किए। सबसे पहले रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के सोर्सेस सरकार के, टैक्स और नॉन टैक्स, और आखिर में अभी अभी हमने किया बजट के टाइप्स। उम्मीद करता हूं तीनों ही क्वेश्चंस आप बराबर से लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेक्चर्स में अटेंटिव रहो। अभी जो टाइम है ये बहुत क्विकली पास होने वाला है, आपके प्रैक्टिकल्स के चक्कर में, आपके बोर्ड के इंटरनल्स के चक्कर में फटाफट 21 आ जाएगा, बहुत नजदीक आ जाएगा। तो आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है और पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।